डोसा चिकन। शमशाबाद गांव में एक बहुत मशहूर चिकन डोसे वाले का ढाबा था। गांव के सभी लोगों को चिकन डोसा बहुत पसंद था। आसपास के गांव से भी लोग उस डोसे को खाने आते थे। चिकन डोसे वाले के ढाबे के सामने ही राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश कुंडली और भाग्य को बहुत मानता था और हर रोज अपनी कुंडली देखने के बाद ही कोई काम करता था। एक दिन, ओहो, आज तो मेरा दिन अच्छा नहीं लगता। कुंडली के मुताबिक तो आज मेरा किसी से झगड़ा होगा शायद, और शायद मार भी खानी पड़े। राजेश की बात सुनकर उसकी बीवी कमला वहां आती है। अरे कमला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप घर से ही काम कर लीजिए। अपने मालिक को कह दीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए काम करने नहीं आ सकते। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ। और वैसे भी मैंने काफ़ी दिनों से छुट्टी नहीं ली है। मैं अपने मालिक को बोलकर छुट्टी ले लेता हूँ। राजेश अपने ऑफिस में मालिक को फ़ोन करता है और बीमार होने का बहाना बनाकर आराम से घर पर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद, आज तो आप घर पर ही हैं। मैं जरा अपने मायके हो आती हूँ। बड़े दिनों से अपनी बहन से नहीं मिली। आप रात को खाना बना लीजिएगा। बैलों को भी चारा देना मत भूलना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। राजेश सारा दिन सोता ही रहता है और कमला के बताए कामों को भूल जाता है। जैसे ही शाम होती है, राजेश को बहुत तेज भूख लगती है और वो सामने से चिकन डोसे की खुशबू आती देखकर उससे रहा नहीं जाता। ओह, वैसे भी अब कितना ही दिन बचा है, एक डोसा खाकर आता हूँ, वहाँ कौन झगड़ा करेगा मुझसे। राजेश तुरंत चिकन डोसे वाले के ढाबे पर जाता है और स्वाद में एक दो नहीं बल्कि 5 डोसे खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है और राजेश को डोसा खाता देखकर गुस्सा हो जाता है। अरे राजेश, ये क्या, तुम तो बीमार थे भाई, फोन पर तो खांस रहे थे और यहाँ डोसे खा रहे हो। अरे सर, वो। तभी वहाँ ढाबे का मालिक आता है और कहता है, अरे भाई साहब, काहे के बीमार, 5 डोसे खा गए हैं। और भाई साहब, आप डोसे खाए हैं 5, पैसे दे रहे हो 3 के। अरे घबरा क्यों रहे हो यार, पहले ही दिमाग खराब है, मेरे पास इतने ही पैसे अभी सामने घर से लाकर देता हूँ। इस बात को लेकर ढाबे वाले और राजेश के बीच में बहुत बहसा बहसी होती है और उसका मालिक भी उसको बहुत बुरा भला कहता है। राजेश किसी तरह उनसे लड़ झगड़ कर घर वापस आता है। राजेश जैसे ही घर वापस आता है और उसे याद आता है कि बैलों को तो खाना भी देना था, और जैसे ही चारा लेकर बैलों के पास जाता है, बैल भूख के मारे गुस्से होकर उसको मार देते हैं और राजेश दूर जाकर गिर जाता है। तभी उसकी बीवी वहां आ जाती है और राजेश बड़े दुखी होकर कहता है, देखो, मैंने कहा था ना, आज का मेरा दिन ही खराब है कमला। जादुई प्लास्टिक बोतल रिक्शा। एक गांव में राजू नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। वो अपने बाकी साथियों की तरह जगन सेठ से किराए पर रिक्शा लेकर चलाया करता था और शाम को आकर रिक्शा जगन सेठ को वापस कर दिया करता था और साथ में उसका किराया भी देता था। राजू को रोज जगन सेठ को किराया देना पड़ता था, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। एक दिन जब राजू शाम को रिक्शा लेकर वापस आया तो उसने जगन सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको किराया नहीं दे सकता। क्यों भाई, क्या बात है, आया तो बड़ा लेट है तू, हैं? सेठ जी, आज काम बहुत कम हुआ और साथ में टायर भी पंक्चर हो गया था, सारे पैसे नई ट्यूब लगाने में लग गए। अबे तो मैं क्या करूं, हैं? तुमसे इतना कम किराया लेता हूं, उस पे भी तुम्हारा ये हाल है। और सुन लो तुम लोग, अब कल से किराया बढ़ा दिया है मैंने रिक्शे का, अब तुम लोगों को 50 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। हाँ। जगन सेठ की ये बात सुनकर सभी रिक्शा वाले परेशान हो जाते हैं। क्या मुसीबत है यार, एक तो पहले ही काम नहीं है, अब किराया भी बढ़ा दिया। अबे राजू, तू चुप नहीं रह सकता था क्या? अरे यार करमू, इसमें मेरी क्या गलती है, जो हुआ मैंने सच ही तो बताया ना। अच्छा चल ठीक है, जो भी है अब देखते हैं। करमू और राजू बड़े परेशान होकर अपने घर की ओर चल पड़े। तभी सामने से उनका दोस्त चमन आ गया। चमन कूड़ा बीनने का काम करता था। चमन ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, कहाँ जा रही है जोड़ी बड़ी उदास सी, हैं? राजू और करमू ने चमन को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर चमन ने उनसे कहा, अब भाई देखो, अब मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो।
बताओ चमन, क्या आइडिया है? अरे भाई राजू देख, तू तो बड़ा कारीगर इंसान है। अब मेरे पास ना बहुत सारी खाली बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की। अब उन्हें कोई लेता तो है नहीं। अब ऐसे मैं कचरे में फेंक नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो उनका बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक रिक्शा बना दो। करमू और राजू को चमन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले ही दिन से इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर उनका बहुत अच्छा रिक्शे का फ्रेम बनाते हैं। करमू अपने घर से एक पुरानी इलेक्ट्रिक मोटर ले आता है और एक हफ्ते के अंदर ही उनका इलेक्ट्रिक रिक्शा बनकर तैयार हो जाता है। और वो जब उसे बाजार में लेकर निकलते हैं तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके इलेक्ट्रिक रिक्शा के चर्चे सारे गांव में होने लगते हैं। अब करमू के प्लास्टिक की बोतल वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे के चर्चे शहर तक पहुंच जाते हैं। कई एनजीओ आकर उनके प्लास्टिक बोतल के रिक्शा देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उन्हें प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। अब करमू और राजू ने अपनी प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने की फैक्ट्री खोल ली थी, जिसमें चमन ने भी उनकी काफ़ी मदद की। इस तरह से एक आइडिया ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी और साथ में प्लास्टिक के कचरे का सही इस्तेमाल भी होने लगा। एक गांव में विनोद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खेती के लायक अपने बुजुर्गों की दी गई थोड़ी सी जगह थी। वो उसी में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसकी आधी से ज़्यादा ज़मीन बंजर थी, इसीलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चला करता था। उसकी बीवी और बच्चे हमेशा उससे शिकायत करते रहते थे। अजी ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है बंजर जमीन पर भी अनाज उग जाए। तुम ठीक कह रही हो रमा, मैं कल ही वहाँ पर कोशिश करता हूँ, शायद हमारी किस्मत ही खुल जाए। अगले ही दिन से विनोद ने अपनी बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। वो रोज खुदाई के औजार ले जाकर अपनी बंजर जमीन को फोड़ने लगा और वहाँ से पत्थर आदि साफ करने लगा। उसकी यह हरकत देखकर गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब गांव के जमींदार वहां से गुजरे तो उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाते हुए विनोद से कहा, अरे ओ विनोद वाह, ये क्या कर रहा है तू? अबे इस धरती पे कुछ नहीं उगने वाला, इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने ये जगह तुम्हारे बुजुर्गों को दे दी थी। काहे अपना दिमाग खराब कर रहा है? आप बात तो ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब, लेकिन शायद क्या पता यहाँ पर खेती हो जाए। अरे ठीक है भैया, जो तुम्हारी मर्जी चाहे करो। विनोद को उस जगह पर मेहनत करते काफी समय हो गया। एक दिन सुबह जब वहाँ पर खुदाई करने लगा, तभी अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका कुदाल किसी लोहे से टकराया है। अरे ये आवाज कैसी? विनोद आवाज वाली जगह से पत्थर हटाने लगा और जैसे ही उसने वहाँ से पत्थर हटाए तो वो देखकर हैरान रह गया। उस धरती के नीचे एक काला तवा दबा हुआ था। अरे ये क्या तवा? चलो निकाल कर देखता हूँ, खाना पकाने के ही काम आएगा। विनोद ने वहां से उस तवे को निकाला और घर आकर अपनी बीवी रमा को सारी बात बताई। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, मैं तो इसे संभाल कर रखूंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही विनोद उस तवे को एक साइड में रखने लगा, तभी तवे से आवाज आई, विनोद, अरे ये तवा तो बोलता है। हाँ विनोद, मैं एक जादुई तवा हूँ। अगर तुम मुझ पर अनाज का एक दाना रखोगे तो उस दाने की लाखों रोटियां बन जाएंगी। ऐसा सुनते ही विनोद ने उस तवे को अपने आग जलाकर उसके ऊपर रख दिया और थोड़ा सा आटा लाकर उसके ऊपर रखा। देखते ही देखते वहां रोटियों का ढेर लग गया। ये देखकर विनोद और उसकी बीवी हैरान रह गए। अब उन्होंने सब्जियां काटकर उस पर रखी तो वहां पर पकी हुई सब्जियों का ढेर लग गया। विनोद और उसके परिवार ने खूब सारी रोटियां खाई और बाकी रोटियां पूरे गांव वालों को खिला दी। अब उनके दिन बदल चुके थे। विनोद ने गांव के बाहर सड़क पर एक ढाबा खोल दिया और उस जादुई तवे की बदौलत सबको पेट भरकर खाना खिलाने लगा। और वो खाने के बदले किसी से पैसे नहीं मांगता था, जो जिसके मन में आए वो ले लेता था, क्योंकि जादुई तवे की यही शर्त थी कि वो बिना स्वार्थ के उसका इस्तेमाल करेगा। विनोद, अगर तुम मेरा ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा तरक्की और समृद्धि दूंगा, समझे? एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था।
मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना। बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे इस कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी।